नमस्ते और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक की, यानी एचडीएफसी बैंक की। सोचिए, एक छोटी सी हाउसिंग फाइनेंस पहल से शुरू होकर 16 लाख करोड़ रुपए का विशाल साम्राज्य कैसे खड़ा हो गया। इस एपिसोड में हम इस बैंक की स्थापना, दीपक पारेख और आदित्य पुरी की लीडरशिप, 2023 के ऐतिहासिक मेगा मर्जर, इनकी फ्यूचर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और हाल ही में अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे जैसे बड़े बदलावों पर गहराई से चर्चा करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प और आम कन्फ्यूजन से करते हैं। क्या आपको पता है कि भारत का पहला होम लोन किसने दिया था, एचडीएफसी लिमिटेड ने या एचडीएफसी बैंक ने? अक्सर लोग इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन असल में इनके बीच एक पिता और पुत्र वाला रिश्ता रहा है। पिता यानी एचडीएफसी लिमिटेड, जिसने सिर्फ होम लोन से शुरुआत की, और पुत्र यानी एचडीएफसी बैंक, जिसने बाद में आकर पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। आइए इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एक सोच से शुरुआत। कहानी की शुरुआत होती है पिता यानी एचडीएफसी लिमिटेड से। इसे शुरू किया था हसमुख भाई पारेख जी ने, एक बहुत ही सिंपल लेकिन क्रांतिकारी आइडिया के साथ। जरा 1970 के दशक वाले भारत की कल्पना कीजिए। उस वक्त न लोन लेने को एक तरह का सामाजिक कलंक या बहुत बड़ा बोझ माना जाता था। लोग अपनी पूरी जिंदगी पाई पाई जोड़ते थे ताकि रिटायरमेंट के बाद एक छोटा सा घर ले सके। लेकिन एचडीएफसी ने आके पूरी गेम ही पलट दी। उन्होंने आसान ईएमआई का कॉन्सेप्ट पेश किया, जिससे युवाओं के लिए अपनी कम उम्र में ही घर खरीदना मुमकिन हो गया। ये उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। अब साल था 1977। जब हसमुख भाई ने ये आइडिया सरकार को बताया तो सरकार को काफी शक था कि ये चलेगा भी या नहीं, पर वो पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने लंदन से अपने भतीजे दीपक पारेख को भारत वापस बुला लिया। और यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि दीपक पारेख ने भारत में इस हाउसिंग के सपने को सच करने के लिए लंदन की अपनी बहुत ही शानदार हाई सैलरी वाली नौकरी छोड़ दी, और वो भी आधी तनख्वाह पर काम करने के लिए। और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरे वित्तीय साम्राज्य की पहली ईंट कैसे रखी गई? सिर्फ 30,000 रुपए से। जी हाँ, एचडीएफसी ने देश का जो सबसे पहला होम लोन दिया था वो बस 30,000 रुपए का था। ये लोन मुंबई के मलाड इलाके में डीबी रेमेडियोस नाम के एक शख्स को अपना घर बनाने के लिए दिया गया था। आज सुनने में ये रकम भले ही छोटी लगे, लेकिन उस वक्त इसने एक नए युग की शुरुआत कर दी थी। अब आते हैं हमारी कहानी के दूसरे दिलचस्प मोड़ पर, एचडीएफसी बैंक का जन्म। तो हुआ ये कि 1991 में आर्थिक सुधार हुए और सरकार ने प्राइवेट कंपनियों के लिए बैंकिंग लाइसेंस के दरवाजे खोल दिए। यहीं से पुत्र के जन्म का रास्ता बना। इसके पीछे का गणित समझना बड़ा मजेदार है। देखिए, एचडीएफसी लिमिटेड एक एनबीएफसी थी, मतलब उन्हें लोन बांटने के लिए बाहर से जो पैसा उठाना पड़ता था वो काफी महंगा पड़ता था। लेकिन अगर वो एक बैंक बन जाए तो सीधा सेविंग्स और करंट अकाउंट यानी कासा के जरिए बेहद सस्ते या लगभग मुफ्त के पैसे तक उनकी पहुंच हो जाती। बस इसी सस्ते पैसे की जरूरत ने बैंक बनाने के आइडिया को जन्म दिया। अब जब बैंकिंग लाइसेंस मिल गया तो बैंक चलाएगा कौन? दीपक पारेख ने इसके लिए सिटी बैंक मलेशिया के तब के सीईओ आदित्य पुरी को मनाया। लेकिन आदित्य पुरी ने एक बड़ी ही सीधी और सख्त शर्त रख दी, मेरे बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा। मतलब उन्हें बैंक को अपने तरीके से चलाने की पूरी आज़ादी चाहिए थी। और सच कहें तो यही आज़ादी आगे चलकर बैंक की जबरदस्त सफलता का सबसे बड़ा कारण बनी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज का ये फाइनेंशियल महाबली, इसकी शुरुआत कितनी साधारण थी। 1994 में मुंबई के सैंडोज हाउस में एक छोटा सा मामूली दफ्तर था। वहाँ टूटी हुई कुर्सियां थीं, लकड़ी के टेम्पररी पार्टीशन लगे थे, मतलब कोई फैंसी सेटअप नहीं था। लेकिन इस टूटे फूटे दफ्तर में जो टीम काम कर रही थी ना, वो एकदम वर्ल्ड क्लास थी। इन लोगों को बैंक ऑफ अमेरिका जैसी दिग्गज संस्थाओं के आलीशान दफ्तरों से लाया गया था, और वो यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें इस नए बैंक के विजन पर पूरा भरोसा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, भरोसा और डिजिटल क्रांति का दौर। इस बैंक के आगे बढ़ने की रफ्तार वाकई देखने लायक रही है। जरा सोचिए, साल 2000 में जब मोबाइल फोन बस लोगों के हाथों में आना शुरू ही हुए थे, तब इन्होंने एसएमएस बैंकिंग शुरू कर दी थी। और वहां से लेकर 2014 तक आते आते एचडीएफसी बैंक ने पूरे भारत के क्रेडिट कार्ड मार्केट पर अपना दबदबा बना लिया। मतलब इन्होंने हमेशा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कस्टमर्स की जिंदगी को आसान बनाने पर फोकस किया। लेकिन
असल परीक्षा तो 2008 में हुई, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया और दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज बैंक डूब रहे थे। तब एचडीएफसी बैंक एक चट्टान की तरह डटा रहा। आखिर कैसे? इसका सीधा सा जवाब है उनकी सिक्योर बैंकिंग पॉलिसी। उन्होंने कभी भी लालच में आके हाई रिस्क वाले लोन नहीं बांटे। उनकी इसी समझदारी और कम डिफॉल्ट रेट की वजह से वो उस भयंकर आर्थिक मंदी के तूफान से एकदम सुरक्षित बाहर निकल आए। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के सबसे बड़े माइलस्टोन पर, यानी चौथा हिस्सा, बाप बेटे का ऐतिहासिक विलय। 2022-2023 का वो समय जब एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, इस पिता और पुत्र का मेगा मर्जर। ये टेबल देखकर आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना परफेक्ट मैच था। देखिए, पिता यानी एचडीएफसी लिमिटेड के पास होम लोन की भारी डिमांड थी, लेकिन पैसा महंगा था। दूसरी तरफ पुत्र यानी एचडीएफसी बैंक के पास सस्ते डिपॉजिट का बहुत बड़ा खजाना था, लेकिन उन्हें इस पैसे को उधार देने के लिए बड़े रास्ते चाहिए थे। मतलब दोनों ने मिलकर एक दूसरे की कमियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। एकदम परफेक्ट सिंक। इस ऐतिहासिक डील को फाइनल करने के लिए एक खास शेयर स्वैप रेशियो तय किया गया, और वो मैजिक नंबर है 42। इसका मतलब था कि एचडीएफसी लिमिटेड के हर 25 शेयरों के बदले शेयर होल्डर्स को एचडीएफसी बैंक के ठीक 42 शेयर दिए गए। ये बिना किसी कैश लेन देन के पूरी तरह से शेयरों पर आधारित एक ऐसी डील थी जिसने मार्केट में खलबली मचा दी। 1 जुलाई 2023 को जब ये मर्जर पूरा हुआ तो जो आंकड़े सामने आए वो सच में किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थे। इस विलय के बाद जो महाबली बैंक सामने आया, उसका 100% मालिकाना हक अब पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास है। इसका कस्टमर बेस 12 करोड़ को पार कर गया और कंबाइंड बैलेंस शीट 37 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो गई। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? आइए देखते हैं पांचवा हिस्सा, भविष्य की मार्केटिंग रणनीति। इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद अब बैंक 2026 तक अपना दबदबा कैसे बनाए रखेगा, इसके लिए उनकी स्ट्रैटेजी इन 4 मेन स्टेप्स पर टिकी है। पहला, मास मीडिया कैंपेन से लोगों का भरोसा जीतना। दूसरा, ऑनलाइन एजुकेशनल कंटेंट के जरिए फाइनेंस को आसान बनाना। तीसरा, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच, जिससे डिजिटल बैंकिंग एकदम सेफ रहे। और चौथा, कस्टमर्स को उनके हिसाब से पर्सनलाइज्ड सर्विसेज देना। कुल मिलाकर शहर से लेकर कस्बों तक हर कस्टमर को जोड़े रखने की पूरी तैयारी है। और उनकी इस डिजिटल रणनीति का सबसे बड़ा सबूत है ये आंकड़ा, 97%। जी हाँ, आज की तारीख में बैंक के 97% कस्टमर ट्रांजैक्शंस पूरी तरह से डिजिटल हो रहे हैं। मतलब पारंपरिक तरीके से ब्रांच जाकर होने वाली बैंकिंग अब सिर्फ 3% रह गई है। ये दिखाता है कि बैंक समय के साथ कितनी तेजी से खुद को बदल रहा है और फ्यूचर के लिए एकदम रेडी है। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। 16 लाख करोड़ रुपए के इस नए, एकजुट और विशाल प्राइवेट महाबली के सामने क्या पारंपरिक सरकारी बैंक अब टिक पाएंगे? और एक और बात, हाल ही में बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे जैसे बड़े नेतृत्व परिवर्तनों को देखते हुए क्या ये बैंक अपनी उसी पुरानी रफ्तार और विजन को कायम रख सकेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, भारतीय बैंकिंग की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। इस बेहतरीन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।